गुड इवनिंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1 अप्रैल से आपका नया सेशन शुरू हो गया है। तो सबसे पहले तो आपको सभी को ऑल द बेस्ट नए सेशन के लिए। और हम अपना चैप्टर 1 से साइंस का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जो है आपका पहला पार्ट जो है उसका नाम है बच्चों फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो ये ओवरऑल बहुत इजी चैप्टर है बच्चों। फसल जो है आप जानते ही हैं किसे कहते हैं हम। फसल वो है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं आजकल जो है खेतों में गेहूं की फसल आपको दिखाई दे रही है। तो फसल जो है वो हमारी उसकी मुख्य परिभाषा यही है कि एक ही किस्म के पौधे जब किसी स्थान पर लगाए जाएं बड़े पैमाने पर तो उसे हम फसल कहते हैं। मुख्य रूप से बच्चों फसल जो है हमारे देश में 2 प्रकार की हैं, खरीफ और रबी। मौसम के अनुसार खरीफ को हम वर्षा ऋतु की फसल भी कहते हैं, वर्षा ऋतु की फसल। और रबी जो है हमारी शीत ऋतु, जैसे गेहूं जो है आपकी रबी फसल है। तो कपास जो है आपकी खरीफ फसल में आ जाएगी और गेहूं जो है आपकी क्या है, रबी फसल है। इसके अलावा कुछ और उदाहरण भी हम देख लेते हैं खरीफ फसल के। खरीफ फसल के और उदाहरण जो है बच्चों वो हैं आपके मूंगफली, धान। ये जो हैं आपके किसके हैं, खरीफ फसल के उदाहरण हैं। सोयाबीन, कभी कभी पेपर में आपसे ये उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं तो आप इनको जरूर नोट करें। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें अपना रबी फसल की तो इसके उदाहरण आपके और हो जाएंगे, जैसे सरसों। आप वही उदाहरण याद करें जो आपने जिन पौधों को, जिन फसलों के बारे में आप जानते हैं, जैसे सरसों, चना, मटर। तो ये एक तरह से आपका एक क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि खरीफ फसल और रबी फसल में क्या अंतर होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं इसी लेसन में अपना। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर जो है आपके बहुत इजी है ये चैप्टर, क्योंकि आप सब इन चीज़ों से के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं बच्चों। तो इसके बाद आगे हमारी है जो कृषि पद्धति है। फसल जो उगेगी वो हमारी कृषि ही है एक तरह से। तो कृषि जो हमारी पद्धतियाँ इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इसमें फसल पद्धतियाँ या कृषि पद्धतियाँ भी हम इन्हें कह देते हैं, या जो प्रोसेस हम फसल उगाने की प्रक्रिया में करते हैं। सबसे पहला है बच्चों, खेत को तैयार किया जाता है, यानी कि मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने का मतलब है कि मिट्टी को कुछ पानी वगैरह देके, नमी देकर उसको खुदाई की जाती है, जुताई की जाती है उसकी खेत की, जिससे कि मिट्टी क्या हो जाती है बच्चों, पोली हो जाती है, नरम हो जाती है। और उसमें केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाती है। आपने पढ़ा ही है पिछले सारे में भी कि केंचुओं से बनी हुई खाद जो है वो फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट
कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या है बच्चों? केंचुओं से बनी खाद, और इसीलिए केंचुए को जो है किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। अब आ जाता है कि हम जुताई करने के लिए किन कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कृषि यंत्र जो हमें जुताई करने में मदद करते हैं, सबसे पहला जो है पाटल का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि मिट्टी के जो बड़े बड़े ढेले हैं उनको तोड़ा जा सके। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने देखे होंगे हल। और आजकल जो है यही काम जो है, हल कुदाली भी हम कह सकते हैं, आजकल यही काम जो है क्या कौन कर देता है? कल्टीवेटर कर देता है। इससे काम जो है आपका जल्दी भी हो जाता है और कम समय में और अच्छे से वो मिट्टी जो है तैयार हो जाती है, यानी फसल उगाने की तैयारी हो जाती है। तो ये इस टॉपिक के कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं हमारे। अगला जो स्टेप है बच्चों, दूसरा जो स्टेप है इसमें वो क्या है हमारा? बुआई। बुआई का मतलब क्या है? बीज बोना। खेत तैयार होने के बाद उसमें हम क्या करेंगे? बीज बोना जो है उसका दूसरा स्टेप है। अब बीज जो है हमें अच्छी किस्म के बीजों का चयन करना चाहिए। यदि बीज जो है अच्छी किस्म के हैं तो फसल भी अच्छी होगी। और इसके लिए हमें एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि अगर बीजों को हम किसी पानी में, बर्तन में पानी लेके वहाँ पे बीजों को रखें, अगर बीज जो हैं हल्के हैं, खोखले हैं, तो वो पानी में ऊपर तैरने लगेंगे, और वो अच्छी किस्म के हैं तो नीचे बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से बीजों की हम थोड़ी सी जांच भी कर सकते हैं। और बुआई के लिए जो हम यंत्र यूज़ करेंगे वो कौन से होंगे बच्चों? एक तो है कि हल के साथ ही एक कीप नुमा यंत्र लगाकर हम बीजों की पहले बुआई करते थे। आजकल यही काम मशीन से हो रहा है, जिसे हम सीड ड्रिल कहते हैं। ये जो इसके यंत्र हैं उनको भी, उनके नाम भी याद कर लें। मैं आपके साथ इनकी फ़ोटोज़ भी शेयर कर दूंगी, जिससे कि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तीसरा जो चरण है बच्चों वो है बीज डालने के बाद खाद देना, या फिर मिट्टी में उर्वरक मिलाना। अब खाद तो जो है बच्चों वो कैसा पदार्थ है? जैविक, यानी इसको हम घर पर ही तैयार कर सकते हैं जैविक पदार्थों से, जैसे गोबर से, फलों सब्जियों के छिलकों से, और भी बहुत सारे जैविक पदार्थों से हम खाद को तैयार कर सकते हैं। खाद को ही बच्चों हम कंपोस्ट भी कहते हैं। जबकि उर्वरक जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका अंतर, उर्वरक जो है वो अकार्बनिक पदार्थ हैं, ये कार्बनिक हैं और ये अकार्बनिक पदार्थ हैं। इनको हम रासायनिक पदार्थ भी कह सकते हैं। उर्वरक जैसे आप जानते ही हैं कुछ नाम, यूरिया, अमोनियम,
फॉस्फेट, ये जो है हमारे क्या है, उर्वरक हैं। अगला पॉइंट जो आप इसमें बता सकते हैं, ये तो इसके उदाहरण हो गए, वो ये है कि खाद से जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। लंबे समय में खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, बढ़ती है, जबकि लंबे समय में उर्वरक के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता घटती है। क्योंकि इससे मिट्टी में क्या हो जाती है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। ह्यूमस जो है मिट्टी की क्या है, उपजाऊ परत होती है। एक और नुकसान भी है उर्वरक अधिक इस्तेमाल करने का, वो है कि ये मृदा प्रदूषण करते हैं, मृदा प्रदूषण करते हैं। जबकि खाद से मृदा जो होती है वो पोषित होती है। खाद से मृदा जो है वो, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और वो मृदा जो है क्या होती है, पोषित होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसके अंतर जो है आपने ये याद भी करने हैं। उर्वरकों से हमें एक मुख्य जो पोषक मिलते हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसको हम इस तरह भी लिख देते हैं NPK शॉर्ट फॉर्म में। क्या है ये, नाइट्रोजन, N से क्या है, नाइट्रोजन, P से क्या है, P से है आपका फास्फोरस, और K से है बच्चों पोटेशियम। ये इम्पोर्टेंट नाम है, आप इसको ज़रूर याद करें। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, शॉर्ट फॉर्म जो है कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, अगला जो प्रोसेस है इसमें हमारा चौथा, वो है बच्चों सिंचाई। सिंचाई आप जानते ही हैं क्या है, पौधों को नियमित अंतराल पर पोषकों के अलावा जल की भी आवश्यकता होती है। तो पौधों को नियमित अंतराल पर जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई के जो है वो हम कई तरीकों से करते हैं, जैसे कुएं के पानी से, नहर के पानी से, ये वर्षा जल से भी सिंचाई का काम हो जाता है। तो कुछ पारंपरिक तरीकों से सिंचाई की जाती थी, उनके नाम हैं बच्चों, जैसे मोट, चेन पंप, ढेकली, ये कुछ पुराने तरीके हैं सिंचाई के, रहट। जबकि आधुनिक जो तरीके हैं वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं, आपने दोनों नाम याद करने, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ये नाम पूछ लिए जाते हैं आपसे कई बार। आधुनिक तरीकों में जो तरीके हैं वो क्या है आपके, ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र। ड्रिप तंत्र का मतलब है बच्चों कि पाइपों का एक ऐसा जाल बना दिया जाता है जिससे कि पौधा जो है उसकी जड़ों में पानी जो है पहुँचे, बस हर जगह इस तरह से इसको पाइपों से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जल जो है उसको अधिक से अधिक बचाया जा सके। और छिड़काव तंत्र आप जैसे नाम से ही समझ रहे हैं कि पूरे एरिया में छिड़काव के लिए एक नोजल लगा दिया जाता है जो घूमता है, जिससे कि पूरे खेत में सिंचाई का काम
हो जाता है। ये दोनों तरीके जो हैं जल की बचत करने में मदद करते हैं। अगला जो स्टेप है वो है बच्चों खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार बच्चों वो पौधे होते हैं जो अपने आप, अवांछित पौधे भी हम इनको कहते हैं, अवांछित पौधे जो अपने आप खेत में उग जाते हैं और फसल के पौधों से जल, वायु और पोषकों की स्पर्धा करते हैं। तो नियमित अंतराल पे इन पौधों को खेत में से निकालना होता है जिससे कि हमारी फसल प्रभावित ना हो। तो खरपतवार निकालने के लिए हम खुरपी का भी उपयोग कर सकते हैं जिससे कि हम इसको जड़ से निकाल दें। और इस प्रक्रिया को हम, खरपतवार निकालने की जो प्रक्रिया है इसको हम निराई कहते हैं। इस प्रक्रिया का क्या नाम है? निराई। और आजकल कुछ रासायनिक पदार्थ भी हमारे पास हैं जिसको हम क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी। इससे भी हम खरपतवार को खत्म कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण है 2,4-D नामक दवाई, जो कि एक खरपतवार नाशी है जिससे कि ये पौधे जो हैं, खरपतवार जो हैं, खत्म हो जाते हैं और ये फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन क्योंकि ये एक रासायनिक पदार्थ है तो इसका स्प्रे करते समय किसानों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप हमारा है कटाई। फसल जब तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि खेतों में गेहूं की फसल तैयार होने को है और उसके बाद उसको काटा जाएगा। तो कटाई करने की जो प्रक्रिया है वो हम हार्वेस्टर का उपयोग करके करते हैं जिससे कि भूसा अलग हो जाए और दाने अलग हो जाएं। और इसी प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं। हार्वेस्टर और थ्रेशर का भी उपयोग हम करते हैं। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, आजकल एक मशीन ऐसी है जिसमें कि इन दोनों को मिला दिया जाता है, जिससे आप भली भांति परिचित हैं, कंबाइन मशीन उसको हम कहते हैं। और ये दोनों का काम कर देती है। कंबाइन मशीन दोनों प्रक्रियाएं कर देती है। इससे समय भी बचता है। और लास्ट जब है फसल कटने के बाद उसका है भंडारण, ताकि हम उसको पूरे साल इस्तेमाल कर सकें। भंडारण का मतलब होता है उसको इकट्ठा करके सुरक्षित तरीके से रखना जिससे कि उसमें कीड़ा ना लगे, चूहों से उसको बचाना। तो इसके लिए क्या होता है, सरकार के पास भी अपने तरीके हैं। सरकार जो है बड़े बड़े साइलो में इनको सुरक्षित रखती है। और इस प्रकार ये फसल जो है, हमारी पद्धतियाँ जो हैं, ये पूरी लगभग 7 हैं जिनको आपने इस पाठ में पढ़ना है। इसके अलावा एक टॉपिक और है कि यदि हम पशुओं को पालते हैं जिससे कि हम उनसे भी उत्पादन प्राप्त कर सकें, तो उसे हम प्रक्रिया को पशुपालन कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है उसके मेन पॉइंट्स मैंने आपको सभी समझा दिए।
मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा बच्चों, और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और NMMS की भी तैयारी अभी से शुरू कर दें। ये वो पेपर है बच्चों, प्रतियोगी परीक्षा है आपके लिए, जो लगभग नवंबर के महीने में होगी। लेकिन अगर आप अभी से मैथ साइंस की तैयारी करेंगे तो आपको परीक्षा पास करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। और इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको इस काम के लिए मदद करेंगे। थैंक यू।